नमस्कार। आज बात करते हैं द ग्रेट इंडियन मॉनसून की। ये एक ऐसी वैज्ञानिक पहेली है जो सदियों से वैज्ञानिकों को उलझाती रही है। ये सिर्फ बारिश की बात नहीं है, ये तो हमारे देश की लाइफलाइन है। हमारी अर्थव्यवस्था, खेती-बाड़ी और करोड़ों लोगों की जिंदगी इसी पर टिकी है। कभी सोचा है कि इंडिया की लगभग सारी मतलब 90% से भी ज्यादा बारिश सिर्फ 4 महीनों में ही क्यों हो जाती है? और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? 1960 तक दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी इसका पूरा सच नहीं पता था कि मॉनसून आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये मॉनसून शब्द आया कहाँ से और इसका मतलब क्या है? तो देखिए, मानसून शब्द असल में अरेबिक शब्द मौसम से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब है सीजन यानी ऋतु। तो एक बात तो साफ है, मानसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं है, बल्कि ये हवाओं के डायरेक्शन का एक सीजनल पलटना है जो साल में 2 बार होता है। अब इस पहेली को सुलझाने की जो पहली कोशिश हुई ना, वो जमीन और पानी के रिश्ते पर टिकी थी। इसे कहते हैं क्लासिकल थ्योरी। देखते हैं ये थी क्या। ये थ्योरी दी थी मशहूर वैज्ञानिक एडमंड हैली ने, और उनका आइडिया सुनने में बड़ा सिंपल और लॉजिकल लगता था। देखिए, कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है। गर्मियों में क्या होता है, जमीन पानी के मुकाबले बहुत तेजी से गर्म हो जाती है और जहां गर्मी वहां बनता है लो प्रेशर। जबकि समंदर ठंडा रहता है तो वहां रहता है हाई प्रेशर। अब इस लो प्रेशर को ना एक वैक्यूम क्लीनर की तरह समझिए, जो अपने आसपास की हवा को खींचना शुरू कर देता है। तो होता क्या है, जमीन गर्म हुई, वहां बना लो प्रेशर, समंदर ठंडा रहा, वहां है हाई प्रेशर। और फिजिक्स का सीधा नियम है, हवा हमेशा हाई से लो प्रेशर की तरफ दौड़ती है। तो बस समंदर से नमी भरी हवाएं दौड़ पड़ती हैं जमीन की तरफ और फिर जमकर बारिश करती हैं। सिंपल राइट? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये थियोरी जितनी सिंपल थी ना, उतनी ही अधूरी भी निकली। इससे मानसून की पूरी पिक्चर साफ नहीं हो रही थी। बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब इस थ्योरी के पास था ही नहीं। जैसे कि मानसून हर साल एक ही टाइम पर क्यों नहीं आता? कभी-कभी बारिश इतनी ज्यादा क्यों होती है और कभी सूखा क्यों पड़ जाता है? और देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश इतनी अलग-अलग क्यों होती है? इन सब का जवाब इस आसान सी थ्योरी में नहीं था। और यहाँ एंट्री होती है हमारे असली हीरो की, मॉडर्न थ्योरी, जिसके सेंटर में है जेट स्ट्रीम। इस एक चीज ने पूरा गेम ही बदल दिया। इस मॉडर्न थियरी का जो इंजन है ना, वो है तिब्बतन प्लेटो, यानी तिब्बत का पठार। सोच के देखिए, गर्मियों में ये पठार एक बहुत बड़े जायंट हीटर की तरह तपने लगता है और अपने ऊपर की सारी हवा को गर्मा देता है। और इस जबरदस्त हीटिंग से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर एक तेज रफ्तार हवा की नदी बहने लगती है। इसी को हम कहते हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। बिल्कुल आसमान में बहती एक इनविजिबल रिवर। तो अब सारे पीसेस को जोड़ते हैं। तिब्बत का पठार गर्म हुआ, इससे बनी पावरफुल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम जब इंडिया के ऊपर से गुजरती है तो नीचे जमीन पर बने लो प्रेशर को सुपरचार्ज कर देती है, एकदम बूस्ट दे लेती है। और ये सुपरचार्ज लो प्रेशर समंदर से मानसून की हवाओं को कई गुना ज्यादा ताकत से खींचता है। और इस काम में एक और चीज मदद करती है। इसे कहते हैं ITCZ, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आप इसे मॉनसून ट्रफ भी कह सकते हैं। ये बस एक लो प्रेशर की पट्टी है जो गर्मियों में खिसक कर इंडिया के ऊपर आ जाती है और मानसूनी हवाओं को अट्रैक्ट करने में एक मैग्नेट की तरह काम करती है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इंडियन मॉनसून सिर्फ इंडिया का लोकल अफेयर नहीं है, इसके तार पूरी दुनिया के क्लाइमेट से जुड़े हुए हैं। और यहाँ आते हैं 2 बड़े ग्लोबल प्लेयर्स, एल नीनो और ला नीना। सिंपल शब्दों में समझें तो जब पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर गर्म हो जाता है, उसे कहते हैं एल नीनो। तो इंडिया में मानसून कमजोर पड़ जाता है, सूखे का खतरा बढ़ जाता है। और इसका ठीक उल्टा, जब पैसिफिक ओशन ठंडा होता है यानी ला नीना, तो इंडिया में मानसून बहुत स्ट्रांग होता है, इतना कि कभी-कभी फ्लड की सिचुएशन भी बन जाती है। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने जाना क्लासिकल थ्योरी के बारे में, एडमंड हैली का वो सिंपल सा आइडिया, जमीन और पानी की अलग-अलग हीटिंग। उसके बाद आई मॉडर्न थ्योरी, जिसने असली राज खोला, तिब्बतन प्लेटो की हीटिंग और उससे बनने वाली जेट स्ट्रीम। यही है मानसून की असली ताकत।
हाँ, वही ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, आसमान की वो अदृश्य नदी जो जमीन के लो प्रेशर को सुपरचार्ज कर देती है। और आखिर में ग्लोबल फैक्टर एल नीनो, पैसिफिक ओशन का गर्म होना जो हमारे मानसून को वीक कर सकता है। ये सारे पीसेस मिलकर ही मानसून की पूरी कहानी बनाते हैं। तो अब एक सवाल, वो कौन सी थ्योरी है जिसका आधार जमीन और पानी की डिफरेंशियल हीटिंग पर है और जिसे एडमंड हेली ने प्रपोज किया था? आपके ऑप्शन है ए जेट स्ट्रीम थ्योरी, बी थर्मल या क्लासिकल थ्योरी, या फिर सी तिब्बतन हीटिंग थ्योरी। सोचिएगा जरूर। नमस्कार। दक्षिण और पश्चिम मानसून ये सिर्फ एक मौसम नहीं है, बल्कि ये एक महाकाव्य है। एक ऐसा सालाना सफर जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की जिंदगी की धड़कन तय करता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हर साल दोहराई जाती है। तो चलिए आज इसी कमाल के सफर पर निकलते हैं और इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। लेकिन एक सवाल जो हमेशा मन में आता है, आखिर ये दक्षिण पश्चिम मॉनसून इतनी जबरदस्त पंक्चुअलिटी के साथ ठीक 1 जून को केरल के तट पर कैसे पहुंच जाता है, जैसे कोई नेचुरल घड़ी सेट कर रखी हो? तो चलिए इस पूरे सफर में इसी पहेली के एक एक टुकड़े को जोड़कर देखते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम मॉनसून के ग्रैंड अराइवल से शुरू करेंगे, फिर उसकी 2 अलग अलग ब्रांचेस की कहानी जानेंगे, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर उनके सफर को देखेंगे, उनके महाविलय को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये पूरा पैटर्न इतना जरूरी क्यों है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉनसून के ग्रैंड अराइवल की। मतलब ये वो वक्त है जब इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की लाइफलाइन पहली बार जोरदार तरीके से दस्तक देती है। और वो तारीख है 1 जून। जी हां, ये वो दिन है जब मॉनसून लगभग हमेशा केरल के तट पर लैंडफॉल करता है। मतलब सोचिए, इतना बड़ा वेदर सिस्टम और इतनी जबरदस्त पंक्चुअलिटी, सच में कमाल है। अच्छा, इस घटना को एक खास नाम दिया गया है, मॉनसून बर्स्ट, या कहें तो मॉनसून का फटना। ये जो प्री मॉनसून की हल्की फुल्की बारिश होती है ना, उससे ये बिल्कुल अलग है। एकदम ड्रामेटिक चेंज। जब जून के पहले हफ्ते में अचानक से लगातार तेज बारिश होने लगती है, बस समझ लीजिए मॉनसून ऑफिशियली आ चुका है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि ये कितना ज्यादा जरूरी है। भारत में साल भर में जितनी भी बारिश होती है ना, उसका करीब करीब 90% हिस्सा, जी हां 90%, सिर्फ इसी एक मॉनसून से आता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी खेती, हमारी इकॉनमी, हमारी जिंदगी, सब कुछ इस पर कितना ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मॉनसून आगे कैसे बढ़ता है। यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। यह है 2 शाखाओं की कहानी। देखिए, जो भारत का पेनिनसुला है, उसका तिकोना शेप एक तरह से एक फांक का काम करता है। ये एक अकेली मॉनसूनी हवा को 2 अलग अलग रास्तों पर भेज देता है। तो मिली हमारी कहानी के 2 मेन कैरेक्टर्स से। एक है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी वाली ब्रांच 1 जून को केरल पहुंचती है और फिर वेस्टर्न घाट के साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच थोड़ी लेट आती है, करीब 5 जून को बंगाल में, और फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ घूम जाती है। दोनों के रास्ते और असर जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए सबसे पहले अरेबियन सी ब्रांच के सफर को फॉलो करते हैं। ये ब्रांच जैसे ही भारत में एंट्री लेती है, इसके सामने आ जाता है एक बहुत बड़ा पहाड़, वेस्टर्न घाट। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है रेन शैडो इफेक्ट। अब ये क्या चीज़ है? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में समझिए। स्टेप 1, समंदर से नमी वाली हवाएं आईं और वेस्टर्न घाट तक पहुंची। स्टेप 2, पहाड़ों से टकराईं तो उन्हें ऊपर उठना पड़ा। ऊपर जाके ये हवाएं ठंडी हो गईं और अपनी सारी नमी यानी भारी बारिश पहाड़ की उसी साइड पे गिरा दी जिधर से वो आई थीं। स्टेप 3, अब बेचारी हवाएं हो गई बिल्कुल सूखी। जब वो पहाड़ के दूसरी तरफ उतरती हैं तो वहां बारिश के लिए कुछ बचता ही नहीं और बस बन गया एक सूखा इलाका जिसे कहते हैं रेन शैडो एरिया। तो नतीजा क्या होता है? एकदम 2 अलग अलग दुनियाएं। पहाड़ के वेस्ट साइड पर जहां हवा टकराती है, वहां होती है जबरदस्त बारिश, सब कुछ हरा भरा लहलहाता हुआ। लेकिन पहाड़ के ईस्ट साइड पर बहुत कम बारिश होती है, वो बन जाता है रेन शैडो एरिया। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन। अब राजस्थान की कहानी तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ना, वो मॉनसून की हवाओं को रोकती नहीं बल्कि उनके साथ साथ चलती हैं, मतलब पैरेलल। तो ये हवाएं बिना किसी रुकावट के, बिना बारिश किए सीधे आगे निकल जाती हैं और यही वजह है कि राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा सूखा रह जाता है।
तो ये तो हुई अरेबियन सी ब्रांच की बात। अब चलते हैं अपनी दूसरी कैरेक्टर बे ऑफ बंगाल ब्रांच के सफर पर। इसका रास्ता बिल्कुल अलग है। यहां पहले तो होती है जबरदस्त बारिश और फिर धीरे धीरे बारिश कम होती चली जाती है। जब ये ब्रांच नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ती है तो ये गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों के बीच एक फनल मतलब एक कीप में फंस जाती है। अब इस फनल की वजह से सारी नमी वाली हवाएं एक जगह इकट्ठी होकर ऊपर उठती हैं और फिर जो बारिश होती है वो बस होती ही रहती है। इतनी बारिश कि मेघालय का मौसिनराम दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से एक बन गया है। इसके बाद ये हवाएं गंगा के मैदानों की तरफ यानी वेस्ट की तरफ मुड़ती हैं और यहाँ एक बहुत क्लियर पैटर्न दिखता है। जैसे जैसे ये हवाएं ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती हैं, बारिश कम होती जाती है। मतलब कोलकाता में खूब बारिश होगी, पटना में उससे थोड़ी कम और दिल्ली तक आते आते तो बारिश और भी घट जाती है। और इसके पीछे का लॉजिक भी बड़ा सीधा सा है। देखिए, जैसे जैसे ये मानसूनी हवाएं वेस्ट की तरफ अपना लंबा सफर तय करती हैं, वो रास्ते में बारिश करती हुई जाती हैं, तो जाहिर है आगे बढ़ते बढ़ते उनकी नमी कम होती जाती है। और अब आता है हमारी कहानी का क्लाइमैक्स, मॉनसून का महाविलय। ये वो पॉइंट है जहां हमारे दोनों बिछड़े हुए मुसाफिर यानी दोनों ब्रांचेस आखिरकार एक हो जाते हैं। तो अपने अलग अलग लंबे सफर के बाद अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांचेस आखिरकार नॉर्थ वेस्टर्न गैंगेटिक प्लेन्स में मतलब दिल्ली और पंजाब के आसपास के इलाकों में आकर मिल जाती हैं। यही है मॉनसून का ग्रेट इंडियन मर्जर। और इससे ये भी समझ आता है कि दिल्ली में बारिश का सीन क्या रहता है। यहाँ ज़्यादातर बारिश बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से होती है, जिसकी नमी तब तक काफ़ी कम हो चुकी होती है, और फिर उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अरेबियन सी वाली ब्रांच का भी होता है। तो सवाल यह है कि इस पूरे पैटर्न का मतलब क्या है, ये इतना ज़रूरी क्यों है। चलिए इस पूरे कमाल के सफ़र के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो क्या क्या सीखा हमने। सबसे पहले मॉनसून लगभग 1 जून को केरल पहुंचता है। फिर इंडिया का पेनिनसुला उसे 2 ब्रांचेज में बांट देता है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी वाली ब्रांच वेस्टर्न घाट के ईस्ट में रेन शैडो एरिया बनाती है। बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों में भयानक बारिश करती है। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में बारिश ईस्ट से वेस्ट की तरफ कम होती जाती है और आखिर में दोनों ब्रांचेस नॉर्थ वेस्ट के मैदानों में आकर मिल जाती हैं। सोचिए ये पूरा का पूरा सफर पहाड़ों और समुद्री किनारों की वजह से कितना फाइनली बैलेंस्ड है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से इस परफेक्टली बैलेंस सफर में जरा सा भी बदलाव आ जाए तो ये 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी का नक्शा पूरी तरह से कैसे बदल कर रख देगा। नमस्ते। कभी सोचा है कि गर्मियों का वो जबरदस्त मॉनसून आखिर जाता कहाँ है, और फिर सर्दियों में अचानक से बारिश क्यों होने लगती है जो गर्मियों वाली बारिश से एकदम अलग होती है। आज ना हम भारत के मौसम के इन्हीं कुछ दिलचस्प रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए 2 बड़े सवालों से शुरुआत करते हैं जो अक्सर दिमाग में आते हैं। पहला, क्यों कुछ किसान सर्दियों की बारिश को सोने की बूंदें या गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, और दूसरा, लौटता हुआ मॉनसून पूरे देश को छोड़कर सिर्फ एक खास तट को ही क्यों भिगोता है। चलिए आज इन पहेलियों को सुलझाते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम मॉनसून की वापसी को समझेंगे, फिर अक्टूबर हीट की पहेली सुलझाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि उत्तर पूर्वी मॉनसून कहाँ बरसता है और पश्चिम से आने वाली सर्दियों की बारिश का राज क्या है, और आखिर में भारत की 4 मुख्य ऋतुओं पर भी एक नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी कहानी शुरू होती है सितंबर में, जब सूरज धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर की ओर बढ़ने लगता है, और बस यही एक खगोलीय घटना भारतीय उपमहाद्वीप पर मौसम का पूरा खेल ही पलट देती है। तो होता क्या है, देखिए, जैसे ही सूरज दक्षिण की तरफ जाता है, उत्तरी भारत की जमीन ठंडी होने लगती है। अब जो लो प्रेशर का एरिया गर्मियों में मॉनसून को खींच रहा था, वो कमजोर पड़ जाता है। इसकी जगह ले लेता है एक हाई प्रेशर सिस्टम। और जैसा कि हम जानते हैं, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही बहती है। और यहीं पर होता है सबसे बड़ा बदलाव। हवा की दिशा पूरी तरह से मतलब 180 डिग्री उलट जाती है। जहां गर्मियों का मॉनसून समुद्र से नमी लेकर जमीन की ओर आता था, वहीं अब लौटता हुआ मॉनसून जमीन से सूखी हवाएं लेकर समुद्र की ओर बहने लगता है। मॉनसून की ये जो वापसी है ना, ये एक और बड़ी ही अजीब सी चीज को जन्म देती है, जिसे अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। ये वो टाइम है जब बारिश तो चली जाती है, पर गर्मी और उमस मिलकर जीना मुश्किल कर देती है।
तो ये अक्टूबर हीट आखिर है क्या? असल में ये मॉनसून के जाने और सर्दियों के आने के बीच का एक चिपचिपा अनकंफर्टेबल दौर है। आसमान तो एकदम साफ हो जाता है, धूप तेज होती है, लेकिन जमीन में जो नमी बची होती है वो हवा में उमस बढ़ा देती है। इसी हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी के कॉम्बिनेशन को अक्टूबर हीट कहते हैं। अच्छा, अब लौटती हुई हवाओं की कहानी पर वापस आते हैं। जैसा हमने बात की, ये हवाएं ज्यादातर सूखी होती हैं, लेकिन भारत का एक कोना ऐसा है जहां ये जाते जाते जमकर बरसती हैं। तो यहाँ सीधी सी बात यह है कि ये हवाएं अपना सफर उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों से शुरू करती हैं, जो कि सूखे हैं। अब वहां नमी कहां से आएगी? इसीलिए जब ये देश के ज्यादातर हिस्सों से गुजरती हैं तो इनके पास बारिश देने के लिए पानी ही नहीं होता। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब ये सूखी हवाएं बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल के गर्म पानी के ऊपर से गुजरती हैं, तो ये एक प्यासे स्पंज की तरह वहां से ढेर सारी नमी सोख लेती हैं, और बस अब ये सूखी हवाएं नमी से लबालब भर चुकी होती हैं। और यही है हमारे पहले सवाल का जवाब। ये नमी से भरी हवाएं सीधे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से जाकर टकराती हैं और वहां अक्टूबर से दिसंबर के बीच जोरदार बारिश करती हैं। सच तो ये है कि इस इलाके के लिए साल का मुख्य बारिश का मौसम यही होता है। चलिए अब कहानी को एक बिल्कुल ही अलग दिशा में ले चलते हैं, एक ऐसे वेदर सिस्टम की ओर जिसका मॉनसून से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सर्दियों में भारत के एक दूसरे हिस्से में जीवन देने वाली बारिश लेकर आता है। इन्हें कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये एक तरह के तूफान हैं जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के ऊपर बनते हैं और वहां से ट्रैवल करके भारत पहुंचते हैं। ये सफर अपने आप में कमाल का है। ये भूमध्य सागर से शुरू होता है, वहां से नमी उठाता है और फिर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम पर सवार हो जाता है। ये जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में बहने वाली एक तेज हवा की नदी की तरह है। ये नदी इन तूफानों को ईरान, इराक और पाकिस्तान के ऊपर से उड़ाकर सीधा भारत के दरवाजे पर ले आती है। और जब ये सिस्टम्स भारत पहुंचते हैं तो ये उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में हल्की से लेके मीडियम बारिश करते हैं, और वहीं हिमालय के ऊंचे इलाकों में ये भारी स्नोफॉल यानी बर्फबारी का कारण बनते हैं। और यहीं हमें हमारे दूसरे सवाल का जवाब मिल जाता है। उत्तर भारत के किसानों के लिए ये बारिश सचमुच सोने जैसी कीमती है। ये ठीक उस समय आती है जब गेहूं जैसी रबी की फसलों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए इसे प्यार से सोने की बूंदें कहा जाता है। तो इन सभी अलग अलग बारिश के पैटर्न्स को समझने के बाद आइए एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि हमारा मौसम विभाग यानी IMD आधिकारिक तौर पर भारत की ऋतुओं को कैसे बांटता है। तो IMD के मुताबिक भारत में 4 साफ साफ मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक सर्दी का मौसम, मार्च से मई तक गर्मी, जून से सितंबर तक हमारा मुख्य साउथ वेस्ट मानसून और अक्टूबर नवंबर में मानसून की वापसी का मौसम। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। मानसून की वापसी का कारण, नॉर्थ इंडिया में हाई प्रेशर। लौटता मानसून कहाँ बरसता है? सिर्फ कोरोमंडल कोस्ट पर। सर्दियों की बारिश कौन लाता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये कहाँ से आते हैं? मेडिटेरेनियन सी से। सोने की बूंदें किसके लिए हैं? रबी की फसलों के लिए, जैसे गेहूं। और अक्टूबर हीट क्या है? हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो अब एक छोटा सा सवाल। पंजाब और हरियाणा में जो सर्दियों में बारिश होती है, उसके लिए असल में जिम्मेदार कौन है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या फिर बंगाल की खाड़ी की शाखा। जी हाँ, सही जवाब है बी, पश्चिमी विक्षोभ। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये एक पूरी तरह से अलग वेदर सिस्टम है जो अपना सफर भूमध्य सागर से शुरू करता है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए। अगर भूमध्य सागर पर बनने वाला एक तूफान हजारों किलोमीटर दूर भारत में फसलों पर सीधा असर डाल सकता है, तो जरा सोचिए दुनिया के दूसरे कोनों में होने वाली मौसम की घटनाएं हमारे रोजमर्रा के जीवन को और किन किन तरीकों से प्रभावित कर सकती होंगी। ये दिखाता है कि हमारा ये ग्रह एक दूसरे से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है।